चले जरा खामोशी प्लीज। आपके पास 15 मिनट का टाइम आई कैप देता है रीडिंग करने के लिए। जो पहली दफा पेपर देगा तो आपको क्वेश्चन पेपर दे दिया जाएगा, आंसर शीट देंगे, लेकिन उसको आपने नहीं लिखना, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही वो बदतमीजी करेंगे, फायदा नहीं। डिसिप्लिन के साथ काम करना है। आपके पास पहले 15 मिनट होते हैं पेपर रीडिंग के लिए। आपने अपने पेपर पे प्लानिंग करनी है। प्लानिंग कैसी करनी है कि आपने पहला सवाल कौन सा करना है। याद रखें, पेपर में पैनिक नहीं होना। अगर आपको पहला सवाल नहीं आता तो याद रखें, हमारे सिलेबस में कोई भी एक क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो 50 नंबर का हो, तो फिर परेशानी वाली बात नहीं है। पॉजिटिव साइड पे जाते हैं। आपने अपने पूरे सवाल में ये देखना है कि आपको वो कौन सा ऐसा सवाल है जो आप शुरू कर सकते हो। मेरी अल्फाज पर गौर करना है, वो कौन सा सवाल है जो आप शुरू कर सकते हो। मैंने तो ये भी नहीं कहा कि कौन सा सवाल है जो आपको आता है। आपने पहला सवाल कौन सा करना है जो आपको लगता है कि ये सवाल मैं हल कर सकता हूं, उस सवाल को पहले नंबर पर रख ले। फिर इसी तरह से आपने पहले 3 से 4 सवाल मैनेज करने हैं। कोशिश करने हैं छोटे सवाल पहले, क्योंकि छोटे सवाल जल्दी हल हो जाते हैं। और अपना टाइम भी एलोकेट कर लेना है, अपने साथ घड़ी ले जाना और साथ 1.8 से मल्टीप्लाई करके अपने मार्क्स के सामने हर सवाल का टाइम लिख देना। अगर एक सवाल हल हो रहा है और आपको लगता है कि 1-2 मिनट के अंदर ये मजीद पूरा हो जाएगा तो ठीक है। कोई सवाल स्टक हो जाता है दरमियान में, जो आपको लगता था कि आता है, फिर भी स्टक हो जाता है ऐसा, आपने टाइम पूरा होते ही उसको छोड़ देना है, अगले सवाल पे जाना है। कोशिश करनी है सारे सवाल आपके हाथ से गुजर जाए, ठीक है। अब उसमें से कोई सवाल ऐसे होंगे जो मोर देन 50% हल होंगे, कुछ सवाल ऐसे होंगे कुछ 50% हल हो जाएंगे, और ऐसा भी पॉसिबल है कोई एक आधा सवाल ऐसा हो जो लेस देन 50% हो। अगर हमारे ज्यादातर सवाल 50% क्रॉस कर गए तो इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग हो गया। तो आपने पॉजिटिव माइंड के साथ पेपर में जाना है, क्योंकि जो काम हो चुका है वो उसको हमने रिकवर तो कर नहीं सकते, जो टाइम रहता है वो पढ़ सकते हैं, और इसी टाइम के अंदर हमने अपने आप को रिकवर करना है हर तरह से मामलात में। जो भी हमसे कुताहियां हुई खत्म करके अब हमने पेपर पासिंग वाली साइड पर जाते हैं। वो कहता है कि सारे सवाल आपने जरूर करने हैं, कोई भी सवाल ऑप्शनल नहीं है, और आपने ब्लैक पेन में ही अपना वो इस्तेमाल करना है, और एमसीक्यूज के आंसर आपने आंसर शीट के ऊपर लिखने हैं। एमसीक्यूज के ऊपर हल करके आंसर शीट को, मतलब क्वेश्चन पेपर आपने साथ अटैच नहीं करके आना होता, क्वेश्चन पेपर आपने अपने साथ लाना, ठीक है। अब पहला सब यानी सेक्शन ए, बाकी सेक्शन का नंबर देना जरूरी नहीं होता, और ना ही कि जी सेक्शन ए सेक्शन बी, कोई जो सवाल आपने करना है बस सवाल का नंबर दे। वो आपको पहले ही पता है कि हर पेज के ऊपर ये 3 बॉक्स बने होंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है तो आपने यहां पर सिर्फ 1 लिखना है, और आगे इसके अगर पार्ट है, नहीं पार्ट तो बस मतलब इसका सॉल्यूशन शुरू करें। हेडर के साथ कोशिश करनी है। हेडर मतलब होता है कंपनी का नाम। अब हमने अपने सवालों पे जाना है, क्योंकि हमारे इन 2-4 दिनों का टारगेट है कैश फ्लो और एनपीओ, ठीक है। हमने सवाल बस वो ढूंढने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा है वो बोरिंग कॉस्ट का है, IS 23 का, जो कि मुझे लगता है इस दफा नहीं आना। ये क्वेश्चन हमारा आ गया। वो कहता है ब्रीफली रिस्पॉन्ड द क्यूरीज रेज्ड बाय फातिमा, ये कैश फ्लो का 6 नंबर IS है। इसको हम देखते हैं। एज द फाइनेंस मैनेजर ऑफ DL you have recently welcomed Fatima for a 3-month internship। अच्छा, ये फातिमा की जगह कोई नूरा शूरा होता तो ये कभी भी ना होता रिसेंटली वेलकम्ड, सीधा सीधा लिखा होता है जी। वो एक फराज वाला सवाल आया था, उसमें किसी जगह ने लिखा जी वो एक जूनियर, वो तो सीधा जी फराज एक जूनियर है, आपने उसको कैश फ्लो स्टेटमेंट पकड़ाई है और उसको कहा जी। अब यहाँ पर क्या है कि यू हैव रिसेंटली वेलकम्ड फातिमा फॉर द 3-month इंटर्नशिप। ये हर जगह ही ऐसा होता है। You assigned her the task of developing a deeper understanding। उसको भी deeper understanding की जरूरत थी। The statement of cash flow by studying DL and other companies' recent financial statement, she has now presented the following queries for clarification। सवाल सेम था। अब
आपने, वो कहता है ब्रीफली रिस्पॉन्ड द क्यूरीज रेज्ड बाय द फातिमा, ये उसने आपको खुद मना कर दिया, वरना आपने तो कहानी छेड़ देनी थी। आपने उसको एक्सप्लेन करना था कि किस तरह से ये मामला ठीक करने हैं। सबसे पहले, द लॉस ऑन द डिस्पोजल ऑफ द मशीन हैज बीन एडेड इन द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी इवन थ्रू इट्स कैश इफेक्ट इज ऑलरेडी रिफ्लेक्टिंग इन द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कहता है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर वो कैश फ्रॉम डिस्पोजल के नाम से आ तो गया है, तो फिर ये क्यों नजर आ रहा है ऑपरेटिंग एक्टिविटी? हाँ, हमने ये लिखना है इनडायरेक्ट मेथड के अंदर ये जो कैश फ्लो स्टार्टिंग फ्रॉम द नेट प्रॉफिट एंड लॉस ऑन डिस्पोजल डिडक्टेड फ्रॉम द प्रॉफिट, बिकॉज it is an investing activity, so it is reversed या added back in the profit या operation। ठीक होगी बात? ये आपने एक छोटी सी लाइन लिख देनी है, इंटरेस्ट पेबल इज द कंपोनेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। अच्छा, हम वर्किंग कैपिटल में इसको नहीं लिखते होते, याद है ना, हम उसको अलग से लिखते होते हैं। Yet change in interest payable is not reflected in the change in working capital। वो कहता है कि हालांकि ये वर्किंग कैपिटल है, लेकिन आपने इंटरेस्ट पेबल का डिफरेंस नहीं लिखा। फिर हमने लिखना है कि अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंटेशन ऑफ IAS 7, इंटरेस्ट पेड सेपरेटली प्रेजेंटेड इन द फाइनेंसिंग एक्टिविटी या ऑपरेटिंग एक्टिविटी अंडर द कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। या आपने सिंपल ये भी कह सकते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट पेड इज सेपरेटली प्रेजेंटेड इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट, सो इट इज नॉट प्रेजेंटेड इन द changes in working capital. Repair and maintenance on the office building are related to the PPE and should be categorized in the investing activity. However, they don't appear in the cash flow statement at all. अब सुने, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नहीं है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं और ऑलरेडी डिडक्टेड फ्रॉम द प्रॉफिट। वो प्रॉफिट में से पहले ही माइनस हो चुके हैं, तो माइनस इसके लिए दोबारा से प्रेजेंट करने की, हम उनको प्रेजेंट करते हैं जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं होते, उनको रिवर्स करते हैं, और जो होते ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं और वो अगर माइनस हुए हैं तो ठीक है, उसको अलग से प्रेजेंट करने की जरूरत है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 हमारा रेशो का था, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा IAS 20 का था, 8 नंबर का। इस दफा IAS 36 और IAS 40 मेन प्रायोरिटी पे है। 4 स्टैंडर्ड है, 5वां तो IAS 16 है ना, उसके साथ तो मिक्स आता ही है। 36 और 40 मेन प्रायोरिटी पे है, क्योंकि 23 और 20 का उसने सवाल दे दिया, बट 20 दोबारा भी आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, ये आपका रिटेन अर्निंग IAS 8 और IAS 1 से रिलेट करता है, 10 नंबर का, ये हम कर भी चुके हैं। यहां पर आ जाए, कैश फ्लो का एक नंबर और आपको मिल गया। अब देखिए कैश फ्लो के 6 नंबर वहां से मिले हमें। अब यहां पर देखिए, इन अपेयरिंग स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो अंडर द इनडायरेक्ट मेथड which two of the following items are added adjustment profit before tax, finance cost और impairment। अच्छा, प्रोविजन में अगर इंक्रीज आ रहा हो ना, क्योंकि हमने तो दूसरा मेथड किया हो ना, तो वो ऐड करते हैं, और अगर डिक्रीज आ जाए तो माइनस करते हैं। प्रोविजन कम हो तो इनकम होती है, और प्रोविजन बढ़े तो एक्सपेंस होता है। उसके बाद फिर अंडर IAS 7 स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड एज कैश एंड, कहता है ट्रेजरी बिल विद इन 45 डेज, बिल्कुल कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। 45 दिन, हमने तो 90 दिन रखे हुए, 3 महीने। अब बैंक ओवरड्राफ्ट ये भी है। अच्छा, अगर आप क्वेश्चन के अंदर देखें ना, ICAP की किताब पढ़ो, तो ICAP की किताब के अंदर प्राइस बॉन्ड आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर लिखा हुआ है। मतलब क्यों? प्राइस बॉन्ड हर 3 महीने बाद इसकी कुरानदाजी होती है। प्राइस बॉन्ड की हर 3 महीने बाद क्वार्टरली होती है ना, शायद आपको आइडिया हो प्राइस बॉन्ड के बारे में। तो इसका मतलब है ये 3 तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। फिर इन्वेस्टमेंट इन ऑर्डिनरी शेयर्स, वो तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी चली गई, और ऑर्डिनरी शेयर के अंदर अगर आपकी इन्वेस्टमेंट है, वो तो एक दिन की भी हो जाए, वो तो है ही फाइनेंसिंग एक्टिविटी, लोन और फाइनेंस, ये जो ऑर्डिनरी शेयर्स के अंदर है। आगे वो कहते हैं ऑफ अनदर एंटिटी हेल्ड बाय द शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, तो या ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो सकती है या ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो सकती है।
हाँ लेकिन आई एमसीक्यूज के अंदर तो डायरेक्ट हमसे पूछ सकता है ना, एमसीक्यूज के अंदर तो पूछ सकता है ना कि इंक्रीज करोगे तो क्या करोगे, डिक्रीज करोगे तो क्या करोगे। हाँ जी, एक नंबर यहां से भी आपको कैश फ्लो का मिल गया जनाब। फिर वैल्यू एंड यूज, ये 36 का सवाल है। फिर ये प्रॉफिट कीपिंग द ट्रायल बैलेंस, ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का सवाल है। ये रेशियो का सवाल है जी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का सवाल है। अकाउंटिंग पॉलिसी IS 8 कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। और ये GPNP का। हाँ जी, ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया बल्कि इसका EPS का सवाल है दोनों 16 नंबर के, ये हमारे हो चुके हैं मेरे ख्याल में। हाँ जी, ये सवाल है क्वेश्चन नंबर 8 18 नंबर NPO। अच्छा, नंबर देखकर परेशान नहीं होते, सवाल देखने हैं। कहते हैं अच्छा यहां पर लिखा हुआ है डेफरल मेथड, हमारे सिलेबस में है ही सिर्फ डेफरल मेथड। एक होता है रेस्ट्रिक्टेड मेथड, अगर आपको, क्योंकि पहले सिलेबस में था, अगर आपको कोई रिकॉर्डिंग मिल जाए रेस्ट्रिक्टेड मेथड की तो उसको छोड़ देना, क्योंकि हमारे सिलेबस में अब सिर्फ डेफरल मेथड, और जो हम करते हैं वो डेफरल मेथड ही है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है और फाइनेंशियल पोजीशन बनानी है 7 नंबर की, और 11 नंबर का ये, अब टोटल 18 नंबर का ये सवाल है। तो इस दफा कैश फ्लो 18 नंबर आएगा और ये 8 नंबर का आएगा, क्योंकि 8 नंबर का सवाल बनता है ना कैश फ्लो का। पिछला 6 नंबर एमसीक्यू, 2 नंबर एमसीक्यूज के और 6 नंबर। अब जरा खामोशी प्लीज, सवाल को पढ़ते हैं। मेन काम ये है प्रेशर रिलीज करना। फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ गुची वेलफेयर हॉस्पिटल। अब ऐसे मुझे अंग्रेजों की समझ नहीं, इसको गुची पढ़ते हैं, और मेरे जैसा बंदा जिसको अंग्रेजी नहीं आती उसको जुक्सी पढ़ेगा, ये मैक्सिमम बुक्सी पढ़ लेगा। लेकिन अब क्या करें। अच्छा, फिर भी एक्शन में कहते हैं कि अगर इसको ब्रिटिश एक्शन में पढ़े तो गोची, और अगर अमेरिकन तो गुची। मतलब ये भी एक मसला है। अब बंदा किसी अमेरिकन वाले बंदे से पढ़े, वो कहता है जी, अगर गुची पढ़े तो वो कहता है जी आपको इंग्लिश नहीं बोलनी आती सही तरह। तो इसलिए इस टेंशन में नहीं रहना, जैसे मर्जी अब युक्सी भी पढ़ सकते हो, टेंशन नहीं लेनी। हमें कोई मतलब नहीं है कि वो क्या लिखते हैं कैसे लिखते हैं। कैपिटल एसेट्स, ये उसने एक बड़ा खतरनाक लफ्ज इसमें दे दिए, क्वेश्चन नंबर कुछ 7 या 8 है। वो हुजैफा भाई जैसे बंदा जिसको सराइकी ज्यादा अच्छी आती है, वो तो पेपर कम और हाथ ज्यादा रहा था। वो मेरे ख्याल में क्वेश्चन नंबर, हुजैफा बस आपने पढ़ना है, बस किसी को बताना नहीं है। ये क्वेश्चन कौन सा था, ये लफ्ज चलो आप जो मर्जी आप पढ़ते रहना। ये लिखा हो ह्यूगो बॉस, अगो बॉस। चलिए, अच्छा अब सवाल हल करने का तरीका, कम टाइम में मार्क्स कैसे लेते, जरा ध्यान से। क्या उसने पूछा हमसे, इनकम एंड, नजर नहीं आ रहा, ये एक ना लाइट ऑफ कर दे, फर्स्ट बटन इधर से फर्स्ट, ये वाला पहले ही ऑफ है, बट ठीक है फिर अब क्लियर हुआ। चलिए अब जरा खामोशी प्लीज, ये ना सोना नहीं है, क्योंकि सोने वाला टाइम, अगर सोना है ना तो रिकॉर्डिंग तो आपको मिल जाएगी, तो वो यहाँ पर सोने से टाइम नहीं जाया करना, फिर बंदा जाकर थोड़ी नींद पूरी करके बाद में उठ के पढ़ लेता है। कैपिटल एसेट, जरा खामोशी, कैपिटल एसेट कहां पे जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, एसेट्स है ना हमारे, उनकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट एसेट, ये नहीं, ये भी फाइनेंशियल पोजीशन है और ये भी फाइनेंशियल पोजीशन है। फार्मेसी इन्वेंट्री नहीं, सुने, इसके लिए बनता है हमारा लेजर, ट्रेडिंग अकाउंट टाइप। अब एक बात सुन ले, ये वैसे मैंने रफ सी बताई थी, अब डिटेल में बता देता हूं। अगर कोई भी एनपीओ किसी टाइप की इन्वेंट्री, जैसे मेडिसिन है,
अगर फ्री में दे या नॉमिनल चार्जेस ले, नॉमिनल चार्जेस वाला किसे कहते हैं? बहुत ही थोड़े, मतलब 100 रुपए की चीज 10 रुपए में दे रही हो, या तो सिंपल ट्रेड कर रही है। ट्रेड से मुराद है नॉर्मल कीमत पे बेच रही है। कोई भी इन्वेंट्री अगर फ्री में दे रही है तो उस इन्वेंट्री को हम लिखते होते हैं लोअर ऑफ कॉस्ट एंड करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। लोअर ऑफ कॉस्ट एंड करंट, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी नहीं, क्योंकि इसमें एनआरवी है ही नहीं, सेल तो हम कर ही नहीं रहे, या तो जीरो पे बेच रहे हैं या फिर बहुत कम कीमत पे बेच रहे हैं। तो लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी नहीं, बल्कि लोअर ऑफ कॉस्ट एंड करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। अब अगर डिफरेंस आता है, इफ डिफरेंस, वो हमारा क्या हो जाएगा? एक्सपेंडिचर में। सब मतलब कॉस्ट और करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, अगर आपकी करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट कम हो जाती है तो स्टॉक तो कम कर दोगे, और वो जो कम करोगे वो किधर लिख दोगे? एक्सपेंडिचर के। अगर ट्रेड कर रहे हो तो फिर लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। अगर ट्रेड कर रहे हो तो लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी, जैसे नॉर्मल हम करते हैं इन्वेंट्री के अंदर। और अगर हम ट्रेड नहीं कर रहे तो लोअर ऑफ कॉस्ट एंड करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। और मुझे लगता है इस दफा ये एमसीक्यूज में या फिर दोबारा आएगा ये कॉन्सेप्ट, क्योंकि इस सवाल में भी आया है, दोबारा फिर आएगा, क्योंकि इस सवाल के अंदर बच्चों ने जिसको नहीं पता था उनसे गलत हो गया। ठीक है, लिख लिया ये? चल अब आ जाए जनाब, फार्मेसी ओपनिंग स्टॉक आपको गिवन है, ये क्लोजिंग है, ये क्लोजिंग है। कैश एंड बैंक 17, जर्नल फंड 53, एंडोमेंट फंड 20, लॉन्ग टर्म लोन 60, एक्रूड एक्सपेंसेस करंट लायबिलिटी, क्लिनिकल इनकम, क्लिनिकल इनकम नाम से इनकम लिखा हुआ है, इनकम आ गई हमारी। कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड, सारे का सारा सवाल इसके ऊपर होता है। इन्वेस्टमेंट इनकम, ये किसकी इन्वेस्टमेंट इनकम होती है भला? एंडोमेंट फंड की। आपको पता है एंडोमेंट फंड क्या होता है? उसको इन्वेस्ट किया जाता है, उसकी इन्वेस्टमेंट इनकम कुछ री इन्वेस्ट की जाती है और बाकी जनरल ऑपरेशन में इस्तेमाल हो जाता है। कैंटीन आ गई जनाब, कैंटीन की परचेजेज आ गई, कैंटीन की सेल्स आ गई। फिर क्लिनिकल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग फ्री मेडिसिन, ये हमारे खर्चे आ गए। जर्नल एंड एडमिन एक्सपेंसेस आ गया, मार्केटिंग एक्सपेंसेस आ गया और इंटरेस्ट पेड आ गया। हमने बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर का लेजर। ठीक है, ये इसने हमें क्या चीज बता दी? एक टाइप का डेबिट क्रेडिट, या दूसरे लफ्जों में ट्रायल। अगर आप कहते हो कि हमने बस इसमें से पास तो लाजमी करना है, तो फौरन अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टार्ट कर दो। क्रेडिट साइड पर देखो इनकम कितनी है, हर इनकम लिखने से पहले उसकी जाकर जनरल इंफॉर्मेशन देख ले। और डेबिट साइड पर देखो उसके खर्चे कितने, जितनी इनकम और खर्चे मिलते हैं वो लिख लो, जो फिर बाकी बच जाते हैं फिर वो एडिशनल इंफॉर्मेशन से मिलते हैं। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, पेपर में नाम पूरा लिखना, मैं फिलहाल GWH लिखने लगा हूं, ये दे दे। ये अभी जो सवाल हम करने लगे ये वही सवाल है। मेरे पास सवाल
जी हाँ जी, पहुंच गया। काम फट जाए ना तो दो बंदे शेयर कर लेंगे। कहाँ तक पहुंच गया? यहाँ खत्म हो गया, वहां से आ जाए। जो बचते हैं ना वो इधर दे दें। चलिए, दो लोग शेयर कर ले, जो खाना इकट्ठा खाते हैं ना वो सवाल भी इकट्ठा देख ले। चलिए, अच्छा, सबसे पहले इनकम को देखना पेपर। सवाल एक दफा पढ़ के सबसे पहले हम इनकम को देखते हैं। इनकम किस साइड पर होगी? क्रेडिट साइड। ओके, अभी देखिए आपके सामने, मैंने भी, वैसे तो मैंने सवाल पढ़ा हुआ सारा, लेकिन हम सवाल पढ़ने, जो पेपर में हमने अपना स्टाइल अपनाना है, मैं उसी स्टाइल से आपको सवाल करवाता हूं। क्रेडिट साइड की तरफ देखते हैं। ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, ये तो इनकम नहीं हो सकती। ठीक, मैं पेपर में सवाल कैसे, क्योंकि प्रैक्टिस करने के लिए और तरीका होता है। उसके तो पूरा सवाल एक दफा पढ़ो, एक दफा फिर एडजस्टमेंट समझो, उसको हल करो, फिर सवाल हल करो। अब पेपर में अगर ऐसा करने लगेंगे तो फिर हमें कहेंगे कि भाई हमने एक ही सवाल करना है, तब भी हो सकता है ऐसा। ये जनरल फंड है, एंडोमेंट फंड है, लोन है, एक्रूड एक्सपेंसेस हैं, जिन पर मैंने निशान लगा दिए, ये कोई भी इनकम नहीं है। और ये मुझे लगता है आप सबको भी पता है कि ये इनकम, शायद किसी ने लॉन्ग टर्म लोन को इनकम में लिख दे, एक्यूमुलेट डेप्शन को इनकम में लिख दे, कि क्रेडिट साइड पर लिखी हुई है, वो एक अलग बात है। अब आ जाए क्लिनिकल इनकम 47। हम देखेंगे क्या इसकी कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन है, अगर है तो एडजस्ट करेंगे, नहीं है तो इनकम में लिखते हैं। ठीक है, अब हम एडिशनल इंफॉर्मेशन को भी देखते हैं। एक दफा देख लें, कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड, ये भी इनकम है। कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी तो एडजस्ट करेंगे, नहीं होगी तो डायरेक्ट लिख देंगे। इन्वेस्टमेंट इनकम, कैंटीन सेल का तो लेजर बनेगा। ये टोटल 4 टाइप ऑफ इनकम है हमारे पास, 11 नंबर है इसमें से टोटल इनकम एक्सपेंडिचर बनाने के। आए जरा पढ़ते जाते हैं। GWH आल्सो ऑपरेट फार्मेसी एंड कैंटीन, वो फार्मेसी चलाता है, प्रोवाइडिंग फ्री मेडिसिन। पता चल गया, फ्री मेडिसिन देता है तो लोअर ऑफ कॉस्ट एंड करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। और कैंटीन सेलिंग रिफ्रेशमेंट्स, द क्लोजिंग इन्वेंट्री वैल्यू ऑफ द फार्मेसी एंड कैंटीन डिफरेंट प्रिंसिपल्स आर फॉलो। कहता है कि कॉस्ट उसकी है 25 और 11, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी, इसकी तो एनआरवी 0 होगी और इसकी एनआरवी कितनी है, और हम इसको लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी पे लिखते हैं। इसका मतलब है इसका क्लोजिंग स्टॉक हम 11 पे नहीं लिखेंगे, 10.5। और अगर कॉस्ट कम होगी तो कॉस्ट पे, अगर एनआरवी कम है तो एनआरवी। लोअर ऑफ कॉस्ट एंड करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, इसका मतलब है उसको 25 पे लिखना चाहिए या 22 पे लिखना चाहिए?
फेयर वैल्यू का ताल्लुक इनके साथ है ही नहीं, दोनों के साथ में। हम किस पे लिखते हैं, जो फ्री में दे या कम प्राइसेस पे बेचें, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, और कैंटीन को हम लिखेंगे लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। अब यहां पर देखें, जब आप अपना क्लोजिंग स्टॉक लिखने लगोगे करंट एसेट्स के अंदर, फार्मेसी का क्लोजिंग स्टॉक 25 पे लिखोगे या 22 पे? 22 पे। कॉस्ट उसकी 25 है, 3 मिलियन का एक्सपेंडिचर है, 3 मिलियन का एक एक्सपेंडिचर मिल गया, इसको किस पे लिखोगे? 10.5 पे। अच्छा, इसके बारे में सुन ले, अगर इसका क्लोजिंग स्टॉक फाइंड किया हुआ है तो फिर इसकी एंट्री कुछ और होती है, याद रखें। वो हमसे कहता था कॉस्ट ऑफ सेल अगर फाइंड की हुई है, ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक गिवन है तो उसकी कोई और एडजस्टमेंट है, और अगर एडजस्टमेंट में गिवन है तो उसकी कोई एडजस्टमेंट और है। देखते हैं, वो सवाल भी देख लेंगे, लेकिन हमने क्लोजिंग स्टॉक लिखना कितना है? 10 पॉइंट। ओके, आगे चलते हैं। इन 24 मैं ये एडिशनल इंफॉर्मेशन मुझे मिल रही है, मैं क्या ढूंढने जा रहा हूं? मैं वो 4 इंफॉर्मेशन ढूंढ रहा हूं, पता है आपको? एक कंट्रीब्यूशन के बारे में, एक क्लिनिकल इनकम के बारे में, एक इन्वेस्टमेंट इनकम के बारे में, और चौथी चीज क्या थी? सेल्स के बारे में। बस मुझे और बाकी इंफॉर्मेशन मिलती जा रही है, अच्छी बात है। आए जरा, इन 24 GWH Abroad trustee passed a resolution required 30% of each year surplus allocated to designated special fund for health care fund। इसे मैं बोलता हूं इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड फंड। इसे क्या बोलता हूं? इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड फंड। क्या पढ़ के पता चल रहा है कि ये इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड फंड है? ट्रस्टीज ने रेजोल्यूशन, ट्रस्टी वही जो मेंबर्स हैं उसके, उन्होंने रेजोल्यूशन पास की कि हर साल सरप्लस में 30% हम हेल्थ केयर फंड के नाम से अलग से पैसे रखा करेंगे। क्या करेंगे? जितना सरप्लस आएगा उसका 30% इसमें देख देंगे। मैंने इसका आपको स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन नेट एसेट बनवाऊंगा जो इस दफा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए उसके लिए इंपॉर्टेंट चीज है। आगे चलते हैं। इन्वेस्टमेंट इनकम इंक्लूड 2 मिलियन, ये हमारी बात है। 2 million which is externally restricted and designated to be added to the endowment fund for the cancer patient। कहता है 2 मिलियन वापस ऐड बैक कर देना, इसका मतलब है 3 मिलियन हमारी इनकम है। लो जी, इन्वेस्टमेंट इनकम आ गई, एक इनकम हमें मिल गई, इन्वेस्टमेंट इनकम। 5 minus 2 is equal to 6। ऊपर इन्वेस्टमेंट इनकम गिवन थी 5, कहता है 2 री इन्वेस्ट करना है, तो निकाल दिया। ये कहां पर ऐड करेंगे भला 2 को? एंडोमेंट फंड के। यहां तक ओके है? आगे चलते हैं। और ये इसको मैंने तो क्रॉस कर दिया क्योंकि खत्म हो गया, ये पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, अभी उसमें एंडोमेंट फंड में ऐड होना है। No adjustment entries have been made for the accrued admin expenses 2.5 million and prepaid expenses 4.2। accrued expenses में add current liability और prepaid expenses से minus current asset। ये बात पता है? अगर आप कहते हो कि हम साथ ही हल करते जाएं, एडमिन एक्सपेंस कितने accrued है, सवाल अपने सामने रखो ना, 2.5। क्या करूं मैं इसमें? 2.5 ऐड कर दूंगा और करंट लायबिलिटी में लिखूंगा। तो याद है ना, ये दोबारा एक दफा PRC 4 कर ले। एक्रूड एक्सपेंसेस क्या करते थे? एक्सपेंसेस में ऐड करंट लायबिलिटी, और उजैफा प्रीपेड का क्या करते थे? एसेट में से, एक्सपेंस में से माइनस और करंट एसेट। तो इसमें प्रीपेड कितना है? 4.2। तो यहां से माइनस कर देंगे और जाकर लिख देंगे। अच्छा, मैं यहां पर लिखता जाता हूं, हमें पता चल जाएगा कि इसकी दूसरी भी एडजस्टमेंट अभी रहती है। हाँ जी, सवाल हल हो रहा है अब? चलिए जी, इनकम साथ साथ हमारे एक्सपेंस भी होते जा रहे। कंट्रीब्यूशन रिसीव, लो जी, हमारी दूसरी चीज मिल गई। कहता है कंट्रीब्यूशन रिसीव कंप्राइजेस 5 मिलियन डोनेटेड फॉर द एंडोमेंट फंड। लो जी, कंट्रीब्यूशन 5 मिलियन किस में ऐड हो जाएगा? एंडोमेंट फंड में। ये भी निकल गया। 10 मिलियन वाज डोनेटेड विद द स्टिपुलेशन दैट इट मस्ट बी यूज्ड फॉर द फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिसिन। ये तो हमारा ऑपरेशन नहीं है,
फ्री मेडिसिन देना हमारा ऑपरेशन है, इसको अलग करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये जर्नल है। आगे 13 million was contributed by corporate donor by paying nurse salaries for the year 25। एडवांस है, इसका मतलब है ये भी रिस्ट्रिक्टेड फंड है लेकिन टाइम रिस्ट्रिक्शन है, पता है ना, टाइम रिस्ट्रिक्शन भी होती है। इसका मतलब है ये भी इस साल का कंट्रीब्यूशन लायबिलिटी में जाएगा। ये दो चीजें निकल जाएंगी हमारे। अदर कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड विदाउट एनी स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन, और जिसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन हो वो सारी इनकम। अच्छा सी बात है, वो है एंडोमेंट फंड का हिस्सा। आपको जो चंदा मिलता है ना वो जिस जिस मकसद के लिए मिलता है उधर लिख देते हैं, और जो जर्नल पर्पस के लिए होता है ना वो इनकम में जाता है। और ये भी जर्नल पर्पस है, मेडिसिन देना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिसिन, फ्री मेडिसिन, और हम फ्री मेडिसिन देते हैं। ठीक होगी बात। अब हमारा सॉरी ऐड रहने देंगे। बताएं आपका कंट्रीब्यूशन है कितना? अब 170 में से मैंने 5 भी माइनस कर दिया, ये यहां से माइनस करके कितना लिखूंगा एंडोमेंट फंड के अंदर, और 13 माइनस करके लिखूंगा बाकी है जनरल पर्पस के लिए विदाउट रिस्ट्रिक्शन है, वो हमारी इनकम 150। अब मैं वापस अगर आप कहते हो तो यहां पर भी लिख दूंगा कंट्रीब्यूशन के अंदर -5 -30। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। नंबर 4, ये हमारी बिल्डिंग के बारे में बात बताई हुई है, ये नॉन करंट एसेट की बात है, पढ़ लेते हैं ताकि काम करते हुए आसानी हो। 1 मई 2022 आई कैप आपके होशो हवास चेक करता है। 90% बच्चों ने ये सवाल इस वजह से गलत कर दिया था कि लिखा था 1 मई, ये तो देखा ही नहीं कि 22 है, और हमारा साल पता है कौन सा है? 2024 का। अक्सर लोगों ने इसके साथ 8 बाय 12 लिख दिया, 1 मई लिखा हुआ था। डेप्रिसिएशन लेते वक्त ना क्या लिखा हुआ है? एक्वायर्ड हॉस्पिटल बिल्डिंग 100 मिलियन। अब बच्चों ने क्या किया, 1 मई को बिल्डिंग ले रहे हैं और बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन लेते वक्त क्या कर दिया कि बिल्डिंग मल्टीप्लाइड बाय रेट मल्टीप्लाइड बाय 8 बाय 12। हालांकि बिल्डिंग कब ले रहे हो, और आज 2024 है। अगली इंपॉर्टेंट बात, और मैं तो कहता हूं आई कैप ना आपके पीआरसी के पेपर सामने रखकर पेपर बनाता है। मैं ये सवाल आपको याद भी करवाऊंगा कि ये कहां से सवाल बना हुआ है पीआरसी का। आगे देखिए, फाइनेंस थ्रू अ बैंक लोन, द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग इंक्लूड लैंड 30 मिलियन। 100 मिलियन का टोटल था, 30 मिलियन होगी लैंड, बाकी 70 मिलियन की बिल्डिंग, और उसकी डेप्रिसिएशन 8 महीनों की आ गई, पूरे साल की आएगी, पूरे साल की आएगी। आगे, द लोन प्रिंसिपल इज टू बी रीपेड इनटू 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹20 मिलियन। ये उसने जुल्म कर दिया, ये उसके 20 मिलियन ना देता ना तो ये सवाल बहुत अच्छा होता। ये तो उसने सारा सवाल एक्सपोज कर दिया। कहता है हर साल वो 20 मिलियन की किस्त पे करता है, along with interest 12% per annum on 30th April each year। हर साल वो 30 अप्रैल को 20 मिलियन की एक किस्त लेता है। इसका मतलब है यहां पर आपके पास ना मेरे ख्याल में 60 मिलियन का लोन पड़ा हुआ है ऊपर, लॉन्ग टर्म लोन। ये किस डेट को पड़ा है? दिसंबर 2024। अप्रैल में तो एक 20 मिलियन और पे कर देना। इस 60 में से 20 चला जाएगा करंट पोर्शन ऑफ लोन, और 40 चला जाएगा लॉन्ग टर्म लोन के। तो यही होगा ना, जो हमने अगले साल के अंदर पेमेंट करनी है वो करंट पोर्शन ऑफ लोन, और ये 60 मिलियन हमारा किस डेट को पड़ा हुआ है? दिसंबर 2024 को पड़ा। इसका इंटरेस्ट 8 महीनों का पेबल है। भला क्यों? हमने कब पे करते हैं इंटरेस्ट? अप्रैल के अंदर। एक इंटरेस्ट हमने पिछले अप्रैल में पे कर दिया होगा, उस अप्रैल से लेकर उस जो अप्रैल है उससे लेकर अब तक का इंटरेस्ट पेड, क्योंकि अगर अप्रैल आएगा तो पे होगा। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है अगर आप देखें, ये लफ्ज क्या लिखा हुआ है? इंटरेस्ट पेड
इसका मतलब है जो इंटरेस्ट अनपेड है वो अभी तक नहीं बताया हो। तो हम कैसे फाइंड करेंगे इंटरेस्ट अनपेड? 60 मिलियन का 12% मल्टीप्लाइड बाय 8 बाय, आपको कि सर 8 बाय 12 क्यों लिखा? देखें 30 अप्रैल तक तो पे हो जाता है, फिर आगे फिर 30 अप्रैल को पे होना है, तो अनपेड कितने महीने को हुआ? दिसंबर तक 8 महीने 4 अब बताओ इसका क्या क्या करोगे? एक इंटरेस्ट में ऐड भी करेंगे और करंट लायबिलिटी में भी लिखेंगे। तो याद आ रहा है वो सारी कहानी? इसमें 4.8 ऐड भी करेंगे और इस 4.8 को करंट लायबिलिटी में भी लिखेंगे। एक्सपेंसेस में तो पूरा आएगा क्योंकि पिछले 3 महीनों का भी तो आना है। आगे चलते हैं, 4 महीने बल्कि बनते हैं। On 1st October 24, medical equipment with fair value 40 million was received as donation. आपको 40 मिलियन का एक इक्विपमेंट डोनेशन के तौर पर मिला। मैंने इसके बारे में आपको बताया हुआ है कि जब डोनेशन या कंट्रीब्यूशन के तौर पे या फंड के तौर पर कोई एसेट मिले तो उसकी 2 एंट्रीज पास करते हैं। पहले पीपीई डेबिट करेंगे और फंड क्रेडिट करेंगे या नॉन करंट लायबिलिटी में इसको लिखते होते हैं। कितनी अमाउंट? फिर पीपीई को डेप्रिशिएट करेंगे और नॉन करंट लायबिलिटी को अमोर्टाइज करेंगे। ये डेप्रिसिएशन एसेट में से माइनस हो जाएगी और लायबिलिटी इनकम में जाएगी और इसमें से माइनस होगी। कितनी अमाउंट है? Again, was received as the equipment was put into use immediately but has not yet been recorded in the, तो अब एसेट में ऐड भी करेंगे, लायबिलिटी में भी लिखेंगे, इसकी डेप्रिसिएशन भी लेंगे 3 महीनों की। रेट क्या है? 10% है, तो 40 मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय 3 बाय, ये 1 डेप्रिसिएशन भी है और ये 1 इनकम भी है। एसेट डेप्रिसिएशन एसेट में से माइनस हो जाएगी और इनकम लायबिलिटी से माइनस। ओके होगी बात? हाँ जी। नेक्स्ट, द बिल्डिंग इज डेप्रिशिएटेड 6% पर एनम यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड while the other capital assets are depreciated 10% using, वो कहते हैं कि ये, अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो सारी की सारी कहानी इसके ऊपर, लेकिन क्लिनिकल इनकम के बारे में कोई बात नहीं है, तो वो सारी अब आपका इनकम वाला पोर्शन भी हो गया, एक्सपेंसेस में सिर्फ डेप्रिसिएशन के अलावा सारा हो चुका है। अब आप देखते हैं सवाल को हल करने, सभी तो सवाल हमने पढ़ा है ना एक तरह से। यहां पर क्लिनिकल इनकम लिखो, वो एज इट इज आ जाएगी सारी। ट्रेडिंग अकाउंट वर्किंग नंबर 1, तो ट्रेडिंग अकाउंट की वर्किंग करते हैं, उसको यहां पर उसका जो नेट प्रॉफिट आएगा वो आकर यहां पर लिख देते हैं। तो सबसे पहले सेल तो गिवन है, $20 मिलियन। ये सेल की आपने ट्रेडिंग अकाउंट की प्रैक्टिस की है या नहीं? आपको अगर 2-4 जो सवाल भेजे थे उसमें सबसे ज्यादा प्रैक्टिस इसकी होती है या सब्सक्रिप्शन के लेजर की होती है? सेल्स 20 लेस कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल के लिए क्या करते हैं हम? जब लेजर बना लें या डायरेक्ट लिख लें? डायरेक्ट लिख लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक बताएं जी, ओपनिंग स्टॉक कितना कीमत? कैंटीन का ओपनिंग स्टॉक 12, परचेजेस कितनी है? 12 प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, 11 का भी लिखा हुआ है और 10.5 का भी लिखा हुआ है। अब जरा होशमंद लोग सुने, अगर आप लोग 10.5 यहां पर लिख दोगे तो एनआरवी लॉस लिखा जा चुका है, दोबारा उसको प्रेजेंट करने की जरूरत। अगर उसने हमें कॉस्ट ऑफ सेल दी होती तो फिर एनआरवी लॉस हम एडजस्ट करते। अगर आप लोग खुद एन यानी फाइंड कर रहे हो तो आप तो किस क्लोजिंग स्टॉक के साथ फाइंड कर रहे हो? लोअर ऑफ कॉस्ट करेक्ट वाले के साथ।
तो फिर आपकी कॉस्ट ऑफ सेल करेक्ट है, तो दोबारा एनआरवी लॉस एडजस्ट करने की जरूरत, एनआरवी लॉस तब एडजस्ट करेंगे अगर उसने हमें कॉस्ट ऑफ सेल फाइंड करके दी होती। अब हम खुद फाइंड कर रहे हैं तो हम स्टॉक लिख ही कौन सा रहे हैं, लोअर। अगर यहाँ 11 लिखोगे तो आपका प्रॉफिट कोई और आता। हाँ जी, कितनी आ गई कॉस्ट ऑफ सेल, फिर वो इसके साथ कॉस्ट ऑफ सेल में लिखना था, फिर उसको कितना 15 पॉइंट, जीपी कितना आ गया 4 पॉइंट। और कोई कैंटीन की रेलिवेंट एक्सपेंस है या नहीं, हमने पढ़ा है सारा सवाल, कोई कैंटीन का एक्सपेंस और हमें नजर, तो 4.5 हमारी इनकम आ गई। वर्किंग नंबर 1 4.5, और ये आपका इनकम वाला पोर्शन हो गया। अब आप मुझे बताएं, सवाल की तरफ ना जाएं, क्या ये क्लियर नहीं था, इन्वेस्टमेंट इनकम क्लियर थी, कंट्रीब्यूशन साफ साफ था, क्लिनिकल इनकम में भी मसला नहीं था, और ये भी कोई बहुत ज्यादा परेशानी वाली बात। तो कितनी टोटल इनकम आ गई, कितना 206 पॉइंट। अब चलते हैं हम एक्सपेंडिचर वाली साइड। और ये हम बिल्कुल वो सवाल कर रहे हैं जो अभी रिसेंट क्वेश्चन में आया हुआ है, और जिसको तैयारशुदा लोग गए थे पेपर देने, सिर्फ टाइम मैनेजमेंट का मसला है। अब कौन सी साइड देखेंगे, डेबिट, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये वो चीजें हैं। अच्छा, इसका तो वो है ना लॉस, लॉस ऑफ फार्मेसी स्टॉक, लॉस ऑन फार्मेसी स्टॉक कितने का आया था, 25 माइनस 20। अगर उसको ओरिजिनल कॉस्ट पे रहने देते तो फिर कोई लॉस ना होता, अगर हमारी रिप्लेसमेंट कॉस्ट कम है तो फिर लॉस है। चलो जी, इसको बाकी जाकर लिख देंगे एसेट्स के अंदर, कैश एंड बैंक बैलेंस, एसओएफटी का बैलेंस है, जनरल फंड, ये चीज हो गई, ये भी हो गया। क्लिनिकल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग फ्री मेडिसिन 98 मिलियन क्लिनिकल एक्सपेंस, आप उसको नेट करके भी लिख सकते थे, कितने हैं क्लिनिकल एक्सपेंस 98। क्या तरीका कहा था, ये जो ऊपर क्लिनिकल इनकम गिवन है उनको नेट करके लिख दो, या जितने पैसे मिले हैं इनकम और जितना खर्चा हुआ है एक्सपेंस। उसके बाद जर्नल एंड 45 प्लस 2.5 एडमिन एक्सपेंसेस हैं, ये 45.6 प्लस 2.5 कितना आ गया हमारे पास 48.1। मार्केटिंग एक्सपेंस, जी मार्केटिंग एक्सपेंस 15.2 माइनस 4.2 11, ये भी हो गया। इंटरेस्ट, अच्छा इसमें वो ऑपरेटिंग वगैरह करने की जरूरत नहीं होती खास, उसकी वजह ये होती क्योंकि ये नॉन एनपीओ है ना, ये कौन सी ऑपरेशंस हैं सारे, तो ये इकट्ठा लिख सकते हैं, इसका कोई मसला नहीं है। इंटरेस्ट पेड, लेकिन इंटरेस्ट पेड को लिखना एंड पे ही है। 3.2 कितना डेप्रिसिएशन। बस आपका 11 नंबर का सवाल पूरा हो चुका, टोटल 18 नंबर थे, 7 नंबर इनकम एंड एक्सपेंडिचर के। आप खुद देख लें कि जो जो चीजें हैं वो हम साथ साथ करते गए हैं, अब सिर्फ एक चीज रहेगी डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन IAS 16 वाले बंदे के लिए डेप्रिसिएशन फाइंड करना कोई इतना मसले वाली बात होनी नहीं चाहिए, लेकिन है सवाल। चले जी, डेप्रिसिएशन की यहां पर वर्किंग कर लेते हैं। सवाल तो आपके सामने है ना, आओ जरा वहां से शुरू करते हैं। कैपिटल एसेट्स है 150, accumulated depreciation है 30, got it।
और ये किस डेट की डेप्रिसिएशन है? क्या इस साल की हम डेप्रिसिएशन ले चुके हैं या लेनी है अभी? याद आ गई बातें सारी वही? चलो इस साल की हमने डेप्रिसिएशन लेनी है। कैपिटल एसेट का मतलब है सारे एसेट्स आए जी। सबसे पहले बिल्डिंग की बात करते हैं। बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन कितनी है? और बिल्डिंग का मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन भी स्ट्रेट लाइन है जी। बिल्डिंग 70 मिलियन उसकी कॉस्ट है। आप कहेंगे 100 मिलियन है। अगर किसी को 100 नजर आ रही है तो उसको 100 भी दिखा देते हैं। नहीं, मल्टीप्लाई में रेट क्या है? 6% है। कितनी अमाउंट आ गई? 8/12 में करें। इंटरेस्ट के साथ तो किया था वो 8 महीनों का इंटरेस्ट पेएबल था। ये डेप्रिसिएशन है, ये 2022 का खरीदा हुआ एसेट है। कितना आ गया? 4 पॉइंट। ओके, अब रिमेनिंग एसेट, अच्छा एक और एसेट भी है जो हमने लिखा ही नहीं हुआ, इक्विपमेंट है। 40 मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय 1। रिमेनिंग एसेट्स नहीं, फाइंड करके बताएं, फाइंड करके। रिमेनिंग एसेट्स आपके पास टोटल थे एसेट्स जो लिखे हुए हैं 150। इस 150 में 100 तो हो गया वो वाला ना, बिल्डिंग और लैंड, क्योंकि कैपिटल एसेट्स टोटल पड़े हुए हैं। इसका मतलब है इक्विपमेंट उसके अंदर लिखा ही नहीं हुआ ना, उसको तो हमने अलग से डेप्रिशिएट कर लिया। 50 के हैं रिमेनिंग कैपिटल एसेट, लेकिन ये बुक वैल्यू पर है। क्या है ये? बुक वैल्यू पर। इसमें से हमने अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करके करना है, तो करो जरा इसमें से अक्यूमुलेशन माइनस। क्या मतलब 20? ये 30 में तो बिल्डिंग की भी डेप्रिसिएशन है। अच्छा इस 30 में जरा वापस सुने, ये सारे सवाल के अंदर यही बात है गुची, बाकी सारा ठीक था। देखें आपकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अंदर बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन भी मौजूद है, और वो तो स्ट्रेट लाइन मेथड पे है। अगर इस 50 में से माइनस करना है तो इस 50 की अक्यूमुलेटेड एक्शन माइनस करनी चाहिए। अब हम पहले ये देखेंगे कि बिल्डिंग की कितनी डेप्रिसिएशन 30 के अंदर शामिल है। ये आज वाली नहीं, ये तो फॉर द ईयर है, पिछले सालों की, 2022 के 8 महीनों की, 2023 के पूरे साल की। तो 7 बनता है, करके देखें। 70 मल्टीप्लाइड बाय 6% मल्टीप्लाइड बाय 8/12, ये थी 2022 के 8 महीनों की। फिर 70 मल्टीप्लाइड बाय 6% 4.2, ये कितनी है? ये हमारी 7 डेप्रिसिएशन है जो कि 30 के अंदर शामिल है। अगर मैं कहता हूं पूरे 18 नंबर का क्रेडिट जाता है ना, तो इसी को जाता है, बाकी कुछ भी नहीं था इस सवाल में। और ये 18 नंबर की एंट्री नहीं थी, मैक्सिमम 3 नंबर की हो जाएगी। अगर आई कैप इसको बहुत ही ज्यादा क्रेडिट देता है तो 30 में से 7 डेप्रिसिएशन किसकी थी? बिल्डिंग की। और कैपिटल एसेट्स की कितनी डेप्रिसिएशन थी? 21। तो 50 में से 21 माइनस करेंगे, क्या हुआ? हाँ जी, ये लैंड वाला माइनस किया है, ये बिल्डिंग है पूरी। इस 150 में से वो लैंड और बिल्डिंग अलग कर दिया, बाकी बच गए रिमेनिंग कैपिटल एसेट्स। और उस रिमेनिंग कैपिटल एसेट्स की अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो 30 है, वो 30 तो सबकी है, तो इसकी अपनी डेप्रिसिएशन कितनी है? 21 मल्टीप्लाइड बाय, सॉरी हाँ 23।
हाँ जी, करो जरा माइनस। और कितना 2 ये हमारी डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 7। बात पता चल गई। ये 1 तो एडिशन का है सीधा सीधा, 2.7 मेन इंपॉर्टेंट था, और 4.2 का भी सबको पता चलेगा। सॉरी, बिल्कुल इनकम भी है। अच्छा, 1 मिनट वो उधर करते हैं, आ जाए जरा वापस। अच्छा, इसमें एक इनकम और लिखो, वो जो बिल्डिंग का इक्विपमेंट डोनेशन के तौर मिला है, यहां पर एक इनकम और आती है कि जिसको अमोर्टाइज नहीं करना डोनेशन को, और जिसकी डेप्रिसिएशन लिखी है इक्विपमेंट वाली डोनेशन 1, ये आ जाएगा 207। चलो जो अमाउंट आ रही है वो तो आप अमाउंट तो लिख ही लेना। डेप्रिसिएशन 7 पॉइंट, ये सारे एक्सपेंडिचर को प्लस कर लो, 3 प्लस 98 प्लस 48.1 प्लस 11 प्लस 8 प्लस 7.9, 170 पूरा पूरा। और ये इनकम भी फाइंड कर लो, 3 प्लस 152 प्लस 47 प्लस 4.1 प्लस 1, 207.5 में से 176 माइनस कर दो तो प्लस आ गया 31. अच्छा, ये 11 नंबर का पार्ट था हमारा, जो मेन पार्ट था। आगे तो सिंपल काम है। हाँ जी, फाइनेंशियल पोजीशन बनाए, ये तकरीबन ऑलमोस्ट ये सारा ही सोल्यूशन है आपका। नहीं, वो तो फंड को अलग लगा, वो तो फंड की बात है। नहीं, जब फंड में लिखेंगे ना तो फंड में माइनस करके लिखते हैं। अच्छा, जरा आप वापस खामोशी हो इधर हो, इसके 2 से 3 सवाल अगर आपके हाथ से गुजर गया ना तो ये सवाल ट्रैक पे आ जाएंगे। और अभी आपने देखा है कि अगर जो होशो हवा से सुन रहा है तो उसको ये सवाल लग रहा है कि 18 नंबर का मसला नहीं था, 11 नंबर का तो यही था। चलो, मैक्सिमम डेप्रिसिएशन गलत हो सकती थी। अब आगे मैं फॉर्मेट नहीं लिख रहा, फॉर्मेट वही पुराना है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, नॉन करंट एसेट से शुरू कर रहा हूं। हाँ जी, नॉन करंट एसेट्स में हमारे पास कैपिटल एसेट्स हैं, कितनी अमाउंट के कैपिटल एसेट्स पहले पढ़े, 150 प्लस 40, ये आ गया हमारे कैपिटल। कोई और एसेट ऐड हुआ है या नहीं, इसके अलावा माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ब्रॉडन कितनी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और प्लस फॉर द ईयर कितनी है 7.152. अगर कोई एसेट बेचा होगा तो वैसे डिस्पोजल की तरह माइनस कर देंगे, उसकी अक्यूमुलेटेड एसेट भी निकाल देंगे। सेम एक लेजर बना लेंगे, अगर कोई मसला आएगा ना तो लेजर बना लेंगे। और कैपिटल एसेट्स के अलावा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 27। आपने सिर्फ देखनी डेबिट साइड है, या डेबिट साइड या एडिशनल इंफॉर्मेशन, नॉन करंट एसेट। उसके बाद और कोई नॉन करंट एसेट मिला आपको, खत्म होगी बात। कितना आ गया, एक लाइन छोड़ के लिखते होते हैं, एक ये असूल होता है ताकि अगर कोई चीज आ गई ना तो एडजस्ट कर लें। 1 करंट एसेट्स,
हाँ जी, करंट एसेट्स में पहले तो स्टॉक लिख लो ना, 2 स्टॉक आपके पास अवेलेबल है। फार्मेसी का 22 लिखना है या 25 लिखना है? 22। और कैंटीन का 11 था, 10.5 था, 10.5। यहां से देखते जाओ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तो नहीं आता, फार्मेसी हो गया। कैश एंड बैंक, कैश एंड बैंक 17। एक मार्केटिंग प्रीपेड है, प्रीपेड मार्केटिंग एक्सपेंस 4.2। और क्या था? डेबिट साइड पर देख लो और कुछ है तो। कैंटीन का भी हो गया और सब हो गया। हो गया तो फिर ओके है। इसका टोटल कर लो, कितना? 53.7 टोटल एसेट्स। 170.1 डिवाइड प्लस 53.7 टू 32. ये हमारे पास करंट एसेट्स का टोटल। और अगर देखा जाए तो इस करंट एसेट्स में भी कोई ऐसी वैसी कोई इतनी कोई टेक्निकल बात नजर नहीं है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लिखने लगा हूं जी पेपर के लिए भी, और अगर अलग से सवाल आता है ना तो वो भी बताने लगा हूं कि पेपर में सवाल का अलग वाला पोर्शन सिर्फ ये आएगा, फंड वाला। फंड या इसे क्या बोलते हैं? सबसे पहले लिखें जर्नल फंड। जितने फंड है ना सारे यहां पर लिखने हैं। जर्नल फंड, एंडोमेंट फंड, इंटरनली रेस्ट्रिक्टेड फंड, हेल्थ केयर नाम क्या है उसका? हेल्थ केयर फंड। किसी भी नॉन करंट एसेट का फंड होगा वो अलग से लिखा जाता है या उसको नॉन करंट लायबिलिटी के नीचे लिखा जाता है। अगर किसी एक डोनेशन मिली हुई है हमें इक्विपमेंट, जर्नल फंड कितना है देखें जरा जाकर। 50 देखें 50 प्लस सरप्लस कितना है? 31.5 माइनस 31.5 का 30%। सरप्लस में से 30% हमने हेल्थ केयर फंड में ट्रांसफर करना। 9. कितना? क्या 12.53 प्लस 31.5 माइनस 9.45 कितना? 0.04। एंडोमेंट फंड, एंडोमेंट फंड कितना लिखा हुआ है? यहां पर 20 है, प्लस 5 कंट्रीब्यूशन से आया और री इन्वेस्ट भी तो हुआ था। वो इन्वेस्टमेंट इनकम में से जो 20 जो गिवन है, 5 जो कंट्रीब्यूशन से हिस्सा मिला और 2 जो इन्वेस्टमेंट इनकम रिवर्स, कितना? 13 कहां से आ? वो तो रिस्ट्रिक्टेड फंड है। वो तो ऑपरेटेड, वो तो करंट लायबिलिटी में जाएगा, 2025 का है, अगले साल उसमें यूटिलाइज हो जाना है, वो तो करंट लायबिलिटी में आएगा। हाँ जी, हेल्थ केयर का फंड 31.5 का। अगर मैं इस पोर्शन के कॉलम बना लूं उसे बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स। वो इधर जरा गौर पर, मैं इसी पोर्शन के यही स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट है। अगर वो कहता है ना स्टेटमेंट चेंजेस इन नेट एसेट, इनके मैं कॉलम बना दूंगा, एक जनरल फंड का, एक एंडोमेंट फंड का, एक इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड फंड का, और एक क्वेश्चन रिस्ट्रिक्टेड फंड का भी आएगा।
वो भी हम जब सवाल करेंगे ना, अगर अलग से सवाल आया ना नेट एसेट्स का, तो एक रिस्ट्रिक्टेड फंड भी आएगा, ठीक है। तो इसका टोटल कितना आ गया? 111.5। अब आ जाते हैं नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन 60 माइनस 20 40। फिर आ जाते हैं करंट लायबिलिटी। करंट पोर्शन ऑफ लोन 20। वो जो 2025 की नर्सेस की सैलरी है, एडवांस सैलरी। एक इंटरेस्ट पेएबल भी तो है, जो मुझे याद है मैं वो लिख लेता हूं, जो नहीं याद वो बाद में देखते हैं। कितना था? 4 पॉइंट। और एक मार्केटिंग एक्सपेंस भी एक्रूड थे, एक्रूड एडमिन से, एडमिन एक्सपेंस कितना है भला? और मेडिकल इक्विपमेंट, वो तो यहां पर लिखते हैं मेडिकल इक्विपमेंट नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर। मेडिकल इक्विपमेंट फंड 40 माइनस 39। अच्छा, आई कैप ने इसको दो तरह से प्रेजेंट करता है, या तो नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर करता है और करना भी यही चाहिए, या फिर वो नॉन करंट लायबिलिटी से ऊपर लिख देता है लेकिन ऊपर वाले फंड से अलग करके, यानी ऊपर वाले फंड के साथ मिक्स नहीं करता, क्योंकि ये स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन नेट एसेट के अंदर नहीं आता। हाँ जी, कर लो जरा, अगर ये आ रहा है 238.8 तो ठीक है, वरना कुछ और प्लस माइनस कर लेंगे, हमारा अपना ही सवाल है। ये 79 है, इसका टोटल करें जरा, कितना बनता है? 20 प्लस 13 प्लस 4 कितना? 57 पॉइंट टोटल फंड एंड लायबिलिटी कितना? ये 20 प्लस 13 प्लस 40 पॉइंट, हाँ जी, डबल 1.5 प्लस 79 प्लस 40.3 कितना आ रहा है? 230। कौन सा क्रूड? क्रूड में सर लिखा है 2 का डिफरेंस ढूंढ ले, इधर तो 230। सॉरी, अच्छा क्वेश्चन के अंदर एक्रूड एक्सपेंस है, क्वेश्चन के अंदर एक्रूड एक्सपेंस, एक्रूड एक्सपेंस 2 के, तो ये 42 आ गया, 232 पॉइंट। अच्छा, ये अब जहरी सी बात है, हमारा तो पहला सवाल है, और अगर आपने अपने हाथ से कोई 6 से 7 सवाल हाथ से प्रैक्टिस किए हुए हों, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये सवाल आप लोग इतना ही ना कर सको कि पासिंग मार्क्स ना आ सके, ठीक है। चले जी, सॉरी, चलिए आप जरा खामोशी प्लीज। अच्छा, ये कोई इधर वापस आ जाओ प्लीज, ये सिर्फ क्वेश्चन पढ़ने हैं, हल नहीं करने, ताकि आपको पता चल जाए कि कल का जो आपका टारगेट है वो 2025 का जो सवाल अभी मैंने करवा भी दिया और कैश फ्लो का भी करवा दिया, ये आपने लाजमी दोबारा करना है, ये ना समझना ये आसान था, ये हो जाएगा, मैं कुछ और कर लेता हूं। आपने FAR 1 का सिर्फ जो काम यहां पर मिला है उसी को जाकर रिपीट करना पहला। अगर आप प्रेशर खत्म करना चाहते हो, प्रेशर बढ़ाना चाहते हो वो एक अलग बात है, प्रेशर खत्म करना है तो उसका यही तरीका है, ठीक है। 2024 की ऑटम अटेम्प्ट देख लो जरा, यहां से देख लो आप, क्वेश्चन शायद आपके पास ना हो,
क्वेश्चन नंबर 1 इसका आया हुआ है 10 नंबर का, यही वाला, इनकम एंड एक्सपेंडिचर फाइनेंस डेफिनेट मेथड को आपने इंपॉर्टेंस नहीं देनी। ये क्वेश्चन मैंने आपको कल यहां पर हल करवाना है, फिलहाल आपने इसको करके आना है। 10 नंबर का सवाल, 10 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, खुद देख लेना। अप्रोच कौन सी इस्तेमाल करनी है? पहले इनकम तो ढूंढनी है, एडिशनल इंफॉर्मेशन, फिर एक्सपेंसेस, एडिशनल इंफॉर्मेशन। ये दब करने के साथ आपका एसेट्स और लायबिलिटी वाला काम पूरा हो चुका होगा। ठीक है, 10 नंबर का ये सवाल है, क्वेश्चन नंबर 1। फिर आपने ये, इसके मैं क्वेश्चन आपको शेयर भी कर दूंगा, इसमें देखना है। ये अकाउंटिंग पॉलिसी का सवाल है, छोड़ दिया। शेयर प्रीमियम छोड़ दिया, गवर्नमेंट ग्रांट छोड़ दिया, ऑर्डनरी शेयर्स है। हमने देखने कौन से हैं, सिर्फ कैश फ्लो और एनपीओ के। ये ऑटम 24 है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8, ये 18 नंबर। अब जरा आई कैप का स्ट्रक्चर चेक करें। एक दफा उसने 18 नंबर का सवाल दे दिया आपको एनपीओ का, और कैश फ्लो का कितना दे दिया, 6 और 2 8। इस अटेम्प्ट के अंदर 10 नंबर का उसने एनपीओ दे दिया और 18 नंबर का सवाल दे दिया कैश फ्लो का। और ये कैश फ्लो का डायरेक्ट मेथड है, और मेरे ख्याल में ये मैं अपने टेस्ट में भी दिया है, ये जो रिसेंट आपको दिया था, ये डायरेक्ट मेथड वाला था। चले, ये क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करके आना है, ये भी मैंने कल आपको करवाना है। और स्प्रिंग 2024, ये रिपीटेड क्वेश्चन है जी। वो नहीं, 3 सवाल है। वो बात तो सुनो, वो सबर तो कर, वो इधर सबर। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये पहली दफा हिस्ट्री में आई कैप ने कोई सवाल रिपीट किया था। अगर आपको ये याद हो, जो हमने एबीसी वाला क्वेश्चन किया है, ये बिल्कुल वही सवाल है। अमाउंट भी वो, ये देखो 1300, 1403, 10, 13, 10, ये वो सवाल याद आया। उसके अंदर एबीसी फाइंड करनी थी, अब उसने एबीसी फाइंड नहीं करवाई, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दे दिया, बैलेंस शीट देकर हमसे कहा कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर का लेजर बनाओ 9 नंबर का। ठीक है, अब देखें, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के आपने 2 सवाल करने हैं, टोटल 3 हो गए छोटे छोटे। ग्रॉस प्रॉफिट को छोड़ दिया, IAS 36, ये देखें। और इधर ये कैश फ्लो का सवाल है 1 नंबर का, इंपॉर्टेंट है ये 1 नंबर, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या हुआ, एमसीक्यू क्या है? करवा दूं? करवाने ही है, कल मैंने ये सारे करवाने हैं। और इसका कोई सवाल नहीं है। अच्छा, जरा खामोशी प्लीज, 1 मिनट। वो इधर स्प्रिंग प्लस ऑटम 2024 और स्प्रिंग 2025, इसमें एमसीक्यू हूं या बड़े क्वेश्चन हूं, आपने कैश फ्लो का एक क्वेश्चन है और बाकी एमसीक्यूज है, और एनपीओ 3 क्वेश्चन है, लेकिन 2 छोटे सवाल हैं, ये एक लेजर बनाने वाले। ठीक है, तो ये आपने 2 साल का करके आने हैं, और मैंने चेक भी करने हैं।